हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज मैं बहुत दिनों बाद फिर से वापस 600 MCQ सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो बहुत दिन बाद मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। तो जो सबसे पहला आज का सवाल है उस पर देखते हैं। कंप्यूट द मैग्नेटिक इंडक्शन इन एयर एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 20 एम्पेयर। दैट मीन्स जो यहाँ पे आपको लेंथ दिया है वो कितना दिया है, वो लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे ऐसा यूनिट दैट मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट में इसको चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो करंट दिया है दैट मीन्स यहाँ पे आई का जो वैल्यू दिया है वो 20 एम्पेयर है। ठीक है, आई का वैल्यू 20 एम्पेयर है। हमें निकालना है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, वो पता है आपको। B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एल, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एल। तो यहाँ म्यू नॉट क्या है, तो हेयर म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, जिसका म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 होता है। अब इसको अपन पुट करते हैं वैल्यू को। ठीक है, इसको पुट करते हैं तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू अपन पुट करते हैं 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू आई जो है वो 20 है, और बाई में, एक मिनट स्केल करें, और बाई में यहाँ पे बाई पे हम क्या देंगे, यहाँ पे 2 पाई इंटू एल का जो वैल्यू हो 0.1। तो पाई को काट दीजिए, और इसको यहाँ पे 1 पॉइंट नहीं, ये वाला आपको कंफ्यूज हो जाएगा, ये जो है वो 1 पॉइंट नहीं, ये 4 है। तो पाई काटने के बाद फर्दर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू 10 का पावर -5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक इंडक्शन जो भी है उसका यूनिट क्या होता है, तो टेस्ला होता है, टेस्ला। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो इतना होगा। इस रिजल्ट को याद रखना जरूरी है। अगले सवाल पर जाते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोलराइजेशन पी। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये चीज़ आपको पूछा गया है। तो इसको अगर हम फर्दर इस तरह से डिराइव करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो पर यूनिट एरिया होता है वो क्या करता है, इज डिप्लेस्ड अक्रॉस द लेयर ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो यहाँ से हम निकाल क्या सकते हैं, E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। तो फर्दर P इज इक्वल टू हो जाएगा ये चार्ज, और जो चार्ज डेंसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा NP, और जो D है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये पोलराइजेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपन निकालेंगे तो Q/A इंटू इलेक्ट्रिक डेंसिटी। एक मिनट सॉरी, फर्दर इसको डिराइव करते हैं। जब फर्दर डिराइव करेंगे तो हमें मिलेगा E0 इज इक्वल टू इतना, और जो EP का वैल्यू मिल जाएगा हमें वो मिल जाएगा इतना बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसे अब जब हम पुट करेंगे तो आपने पुटिंग कर दीजिएगा, मैंने सारा का वैल्यू बता दिया। पुटिंग करने के बाद D इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E प्लस पे P।
तो जो रिलेशन आएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोलराइजेशन वेक्टर, वो ये रिलेशन आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है वो है आपका ये सवाल क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द नॉन एग्जिस्टिंग आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल सिंबल हैज एन देयर यूजुअल मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे सिंबल से आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही मीनिंग बता रहा है वो ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, डे ये वाला इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये कर्ल इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, तो ये है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही वाला रिलेशन आपको यही वाला जो रिलेशन है जो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन एग्जिस्टिंग पूछा है। ठीक है, यही वाला रिलेशन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो डाइवर्जन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज क्या होगा, डेंसिटी इज 0। जो डाइवर्जन होगा वो 0 होगा। अगला सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस। तो हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस तब होगा, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं, एट राइट एंगल डायरेक्शन ऑफ the current, direction of current, at right angle of the direction of magnetic field, at right angle to direction of both current and magnetic field, and in the direction of magnetic field। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, at right angle to the direction of both current and magnetic field, both current and magnetic field। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हॉल वोल्टेज कब प्रोड्यूस होगा। अब अगला आते हैं हम अगला सवाल पे। एन एयर कोर सोलेनॉइड हैज़ 2000 टर्न्स। ठीक है, 2000 टर्न्स है और इन अ लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर। जो लेंथ का वैल्यू वो 60 सेंटीमीटर है, तो एल को अपन कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। 60 सेंटीमीटर है तो एल को अपन कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 10 का पावर -2 मीटर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा है इफ़ द करंट ऑफ 5 एम्पियर, मतलब कि आई का वैल्यू जो है वो 5 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, आई का वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर। ठीक है, और क्या है, फ्लो थ्रू अ कॉइल, व्हाट विल बी द फ्लक्स डेंसिटी विद इन इट। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या कितना होगा ये आपको निकालने बोला गया है। ठीक है, तो एक सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, ये B इज इक्वल टू μ0 Ni फॉर एनी सोलेनॉइड। ठीक है, फॉर एनी सोलेनॉइड। ठीक है, B इज इक्वल टू μ0 N/I। और जो N होता है, N इज इक्वल टू हमको पता है N/L, N इज इक्वल टू N/L। तो N क्या है, बड़ा N वो है नंबर ऑफ टर्न्स जो कि 2000 है, और L जो है वो आपका 60 इंटू 10 का पावर -2। अगर फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपका आंसर यहाँ पे, 1 इंटू 10 का पावर 4, 1/3 इंटू 10 का पावर 4, 10 का पावर 4। अब हम कैलकुलेट करते हैं B इज इक्वल टू μ0 का वैल्यू क्या है, 4π इंटू 10 का पावर -7 इंटू 1/3 जो कि n का वैल्यू हमने निकाला 10 का पावर 4, और उसमें साथ में I का मतलब 5 एम्पेयर करंट जा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आप खुद कैलकुलेट करके मुझे आंसर का कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैंने पुटे वैल्यू को पुट कर दिया। अगला सवाल पर आते हैं। तो अगला जो सवाल है ये आपके लिए, ये आप खुद बना के मुझे बताएंगे। नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, कि ये क्वेश्चन नहीं बना, नहीं बनने पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, पिछला बार एक कोई लड़की ने कमेंट किया था तो उनके ये पे मैंने वो क्वेश्चन बता दिया था।
अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, अ कॉन ऑफ बेस रेडियस r and height h is located in uniform electric field E parallel to its base. The electric flux entering the कौन, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर करेगा, ठीक है। तो ये वाला सवाल आप खुद बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ। देखिए बोल रहा है कि जो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, जो रेडियस है वो है r, ठीक है, रेडियस जो है वो r है। यहाँ पे हाइट कितना है, तो हाइट है आपका h, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अपन E मान लेते हैं, और हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है, फाई का वैल्यू निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। तो फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, एक कॉन दिया गया है, कॉन, ठीक है, इस तरह से कॉन दिया गया है। तो E इंटू 1/2 इंटू H इंटू 2R, और यहाँ से 2R कट जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, EHR। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू EHR। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, EHR। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगला सवाल, एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सिंगल टर्न सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड इज। बहुत आसान सा सवाल है, और आपके एग्जाम में ये पूछ भी सकता है, डायरेक्ट रिजल्ट पूछ सकता है आपको, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट पूछ सकता है। तो एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सिंगल टर्न सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड इज, एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो एक सर्कुलर, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, उतना आपको ये नहीं करना है। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R, और ये पूरे सिलेबस से है, ये पूरा सिलेबस से मतलब जो भी सिलेबस आपको दिया उसी से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर B इज योर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर B इज योर राइट आंसर। अगला सवाल पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी टू material of electric permeability in free space, ठीक है, इन फ्री स्पेस। दैट मीन्स K इज इक्वल टू एप्सिलॉन R बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो और ये क्या होता है कि यूनिट लेस होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिट लेस होता है, बिकॉज इट इज ए प्योर, और इसको हम रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो जो ऑप्शन आपको दिया है ये आपका सिरेमिक हो जाएगा, जिसका हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, सिरेमिक हो जाएगा जिसका हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बता दिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी टू मटेरियल इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और यूनिट लेस होता है ये, ठीक है, नो यूनिट। जब यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन भी नहीं होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, द डाइपोल मोमेंट करंट लूप डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है। डाइपोल मोमेंट करंट लूप किस पर डिपेंड नहीं करता, ये वाला आपको खुद बताना है, ठीक है।
और डाइपोल मोमेंट जो करंट लूप है वो किस पर डिपेंड नहीं होता है, ये आपको बताना है। और डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है ये भी आपको बताना है। ये 10 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। आप क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये वाला यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे कौन सा नंबर क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चूज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर अ कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो ये भी गलत है। उसके बाद सॉरी ये गलत नहीं, ये सही, हमें गलत स्टेटमेंट चुनना है, ठीक है। हमें गलत स्टेटमेंट चुनना है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। वो 0 होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वो भी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपको कौन सा बोला, रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है। तो द टोटल चार्ज रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अब अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है द सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपका हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज व्हिच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज मटेरियल्स तो ferromagnetic material are those which get strongly magnetized and when kept in external magnetic field and these material retain their magnetism even in absence of magnetic field, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पे देखते हैं। द इक्वेशन कौन सा नंबर था, 30 नंबर ना। द इक्वेशन दिया हुआ है कर्ल डॉट ई इज इक्वल टू बी बाई टी, तो ये कौन से लॉ को शो कर रहा है, कौन सा मतलब कौन से लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है। तो ये जो है आपका ये फैराडे लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है। फैराडे लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है। अपन सभी का डिफरेंशियल फॉर्म देख लेते हैं एक बार, सभी लॉज का डिफरेंशियल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं कॉपी में, आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या है आपका गॉस लॉ है, ठीक है। गॉस लॉ है। उसके बाद ये गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है इज इक्वल टू 0, मतलब कि नो मैग्नेटिक चेंज, ठीक है। नो मैग्नेटिक चेंज। आपका ये जो डेल बी बाय ये वाला है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल बी बाय डेल टी, ठीक है। डेल बी बाय डेल टी फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ है। और ये जो है आपका कर्ल इंटू बी इज इक्वल टू एक होता है म्यू नॉट जे प्लस 1/c² डेल ई बाई डेल टी, ये है एम्पियर लॉ, ठीक है। ये है एम्पियर्स लॉ का ये सारे डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है। यू कैन राइट इन योर नोटबुक। अगला सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर आर केप्ट पैरेलल एट डिस्टेंस 2r, ठीक है। दो करंट कैरिंग है जो वायर है जिसको हम यहाँ पे एक और यहाँ पे एक वायर है, इनको हम डिस्टेंस 2 बिटवीन द 2r इफ़ द करंट I एंड 2i, मान लीजिए कि एक पे करंट फ्लो हो रहा I और एक पे करंट फ्लो हो रहा है 2i, ठीक है। 2i
और इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लेते B1 और इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 और आगे बोल रहा है आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B। अच्छा, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो है B, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B एट ए मिड पॉइंट बिटवीन द टू वायर्स। तो हमें निकालना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एस आपका यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे अपन लिख देते हैं एस, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और इसी को हम लिख देते हैं म्यू, इसी एस का वैल्यू को अपन मान लेते हैं, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर है। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई और एस के जगह पे आर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो B इज इक्वल टू B1 पहला वायर का और दूसरा वायर का B2। तो 2 पाई म्यू नॉट I1 मान लीजिए पहला पे करंट फ्लो हो रहा और 2 पाई आर और एस के जगह आर पुट कर देते हैं और यहाँ पे माइनस ऑफ म्यू नॉट, यहाँ माइनस क्यों आया ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, माइनस ऑफ म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई अगेन वी पुट 2R। ठीक है, अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद जब बनाएंगे तो हमें मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है आपका, तो म्यू नॉट 2 पाई आर, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसको किस तरह से लिख दिया है, ऐसा आई फिर म्यू नॉट लिखा है बाई 2 पाई आर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो बहुत सा आसान सा सवाल है, आगे मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आपको खुद बताना है। लेंज लॉ का जो इक्वेशन बनता है वो मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस एन इन द एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, और डी फाई क्या है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ई क्या है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है इन कॉइल। ठीक है, और डी टी क्या है, तो वो टाइम है जो फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये किस पे कॉन्सिक्वेंस है तो वो आपको बताना है। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। व्हेन अ क्लोज्ड कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ क्लोज्ड कॉइल इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस कॉइल चेंज इच अदर। तो हमें पता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इज इक्वल टू एन ओमेगा बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, देन आफ्टर ईच हाफ पीरियड टाइम ई विल बी चेंज। ठीक है, हर एक हाफ पीरियड टाइम में ई विल बी चेंज। देन देयर मीन्स जो यहाँ पे रिवोल्यूशन हो जाएगा वो होगा हाफ रिवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। आप हर एक हाफ रिवोल्यूशन में ई का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। दैट मीन्स जो रिवोल्यूशन होगा वो होगा हाफ टाइम पीरियड पे वो चेंज होता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, कोई सवाल नंबर 17। पॉइंटिंग वेक्टर P इज गिवन बाय। तो पॉइंटिंग वेक्टर P इज गिवन बाय, यहाँ पे दिया क्या क्या है आपका, ई म्यू नॉट, इसे हम निकाल के देखते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर P इज इक्वल टू होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मैग्नेटिक फील्ड बाय म्यू नॉट। और अपन इसको लिखेंगे इस तरह से, ई बी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट हटाने पर बाय म्यू। और ई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू क्या है आपका, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर। और एसआई यूनिट क्या होता है पॉइंटिंग वेक्टर का, एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट होता है वेबर पर मीटर, सॉरी दिस इज नॉट अ यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। अगला सवाल पे आते हैं, which of the following can produce a magnetic field, which of the following can produce a magnetic field, कौन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्या होगा आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला सवाल पे आते हैं, जो फराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कितना होता है, बाई डेल टी, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एन पाई बाई डेल टी, यहाँ पे माइनस होगा। पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट का बात किया हमने, ठीक है, तो अभी देख लीजिए यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर के यूनिट का जो है वो हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। अगला सवाल पे आते हैं, अगला सवाल है द फिनोमेना ऑफ एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन इज, तो जो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन यूज किया जाता है, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन यूज किया जाता है, वो किया जाता है प्रोड्यूस अ वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, प्रोड्यूस अ वेरी लो टेम्परेचर, यहाँ पे ए नहीं मार देना है, ठीक है, प्रोड्यूस अ वेरी लो टेम्परेचर। जो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन जो है वो है, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन इज अ टेक्निक ऑफ द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जो गैस का लिक्विफिकेशन करना होता है ऑफ गैसेस इन विच टेम्परेचर इज रिड्यूस, ठीक है, इन विच टेम्परेचर इज रिड्यूस। अगला सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 21, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन इमर्जिंग फ्रॉम साइक्लोट्रॉन, तो ये सवाल भी मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला सवाल पे आते हैं, अ सर्कुलर लूप, क्वेश्चन नंबर 22, अ सर्कुलर लूप sorry coil of radius r carries a current and a magnetic field at its center is b, at what distance from the center on an axis coil the magnetic field will be b by 8, that means आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अपन लिखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है एक सर्कुलर कॉइल की वजह से म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और जो सेंटर में होता है वो कितना होता है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई आर। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस पर हम रखने से इतना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b/8 होगा। अगला सवाल पे आते हैं, अगला सवाल है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज यूनिवर्सल फॉर्म, ठीक है, यूनिवर्सल फॉर्म। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले ही बताया फैराडे लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो बताया, तो उसके हिसाब से आप देख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, यहाँ मिलान करना है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया है और एक तरफ एमकेएस यूनिट दिया हुआ है, सभी को बताना। तो पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट, पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट, दैट मीन्स ए का है आपका 4, ठीक है, ए का आपका 4 है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला, मतलब बी आपका हो जाएगा
2 कित पे है टेस्ला, 3 पे, तो बी का हो जाएगा 3। और उसके बाद सी का मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है आपका वेबर, ठीक है, वेबर, तो आपका हो जाएगा 2। और इंडक्टेंस का होता है हेनरी, ठीक है, मतलब डी का हो जाएगा 1। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 4 3 2 1। लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं जो कि आपको खुद करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन टास्क दे दिया। इससे क्या होगा, आप एक बार कम से कम किताब को खंगालेंगे, ठीक है, कि किताब खंगालने से वहाँ आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने बहुत सारा क्वेश्चन नहीं किया है। तो यहाँ पे जो 600 MCQ सीरीज है उसको मैं पूरा करने का पूरी तरह कोशिश करूँगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं बढ़ाने की चेष्टा करूँगा। टाइम ना मिलने की वजह से मैं डिसकंटिन्यू कर दिया था मैंने। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाए ताकि आप जाके वहाँ पे खुद से खंगालेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा और ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।